बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एमर्स। एमडीकैट 2025 की एमसीक्यूज मैराथन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं नम्स के लास्ट 10 ईयर्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट 60+ एमसीक्यूज। स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यूज में हमने कोशिश करी है कि हर एमसीक्यू में एक नया कॉन्सेप्ट हो ताकि आपके जितना भी सिलेबस है उसके तमाम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे रिवाइज हो सकें। एंड स्टूडेंट्स, इन तमाम एमसीक्यूज की एक जो पीडीएफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले इस शीट को डाउनलोड करना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। देन अगर आपको किसी एमसीक्यू में मसला है तो आप इस वीडियो को रेफर कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का प्रॉपर लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है, द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। वो कहते हैं जब हम एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज करते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका पाथ किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज किया जाता है तो उस पर लगती है मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू ILB साइन ऑफ थीटा। एंड स्टूडेंट्स, जो फैक्टर होता है ILB वो इंडिकेट करता है मैक्सिमम फोर्स को, तो फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल्स टू F मैक्सिमम साइन थीटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंगल पर डिपेंड करते हैं कि उस पर कितनी फोर्स लगेगी और यही फोर्स उसका पाथ डिफाइन करती है। अगर हम बात करें 0 डिग्री या 180 डिग्री की, तो हमारे पास में जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में। यानी कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल रिलीज करेंगे तो जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। अगर हमारा एंगल हो 90 डिग्री, तो स्टूडेंट जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट करता है। यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी और हमारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। और अगर हमारा जो एंगल है वो 0 से ग्रेटर हो और 90 से छोटा हो, यानी कि 0 से 90 के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 45, 60 वट एवर। तो अगर हमारा एंगल 0 से 90 के बीच में हो तो हमारा चार्ज पार्टिकल जो है एक हेलिकल पाथ फॉलो करता है। तो इस एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फा, यानी कि एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेंगे जब एक चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, इफ मास ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज डबल। अगर हम चार्ज पार्टिकल के मास को डबल कर दें, द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बिकम्स। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। स्टूडेंट्स, हमारे पास में साइक्लोट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू QB डिवाइडेड बाय 2πm। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का मास ऑफ द पार्टिकल के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हम मास को डबल करेंगे, यानी कि मास को हमने इंक्रीज किया 2 टाइम, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करेगी, यहाँ पे डिक्रीज करेगी 2 टाइम, यानी कि वो हाफ हो जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द सेम एज। अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो वहां पर जो एवरेज वेलोसिटी है वो किसके सिमिलर होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अपने ऑप्शंस की तो देखो जो सेकंड ऑप्शन है बीटा वाला वो तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, वो क्या होगा गलत, कि एवरेज वेलोसिटी वो एवरेज के सिमिलर कैसे हो सकती है, मतलब वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। दूसरा है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बराबर होगी। स्टूडेंट्स, आप ये बात जानते हो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारे पास में जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, बट जब की बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसकी डायरेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी। तो इसका सी ऑप्शन है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह से जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो क्योंकि हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये आंसर भी हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आपके पास ऑप्शन बनेगा अल्फा, लीनियर वेलोसिटी का। तो लीनियर वेलोसिटी के सिमिलर हो सकती है। अगर हम बात करें थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन तो हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमेशा जीरो होती है, क्योंकि कंप्लीट रेवोल्यूशन में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है आपका वो जीरो होता है। इसी तरह से लीनियर वेलोसिटी में अगर बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाए तो उस केस में उसकी जो लीनियर एवरेज वेलोसिटी है वो भी जीरो बनेगी। तो हमारे पास में जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेबिलिटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय। किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी है वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि कोई एलिमेंट कितना स्टेबल है।
यानी उसकी जो हाफ लाइफ है वो उतनी ज़्यादा होगी, उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम स्टेबल एलिमेंट का नाम देते हैं। अब आप ये बात जानते हो कि हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डिके कांस्टेंट, ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर हम बात करें नेचुरल लॉग ऑफ 2 की, तो इसकी वैल्यू होती है 0.693, तो ये बनेगा हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा मीन्स के डिके कांस्टेंट, यानी कि अगर किसी एलिमेंट का डिके कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो उसकी हाफ लाइफ कम होगी, और अगर किसी एलिमेंट का डिके कांस्टेंट कम है तो उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, यानी कि हमारा एलिमेंट उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे पास में जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ के इंड्यूस होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फेरेडे लॉ की, तो अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ जो इंड्यूस ईएमएफ है ये बराबर होती है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे n जो है ये होता है नंबर ऑफ लूप्स, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और एप्सिलॉन यहाँ पे होती है ईएमएफ। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ईएमएफ है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के लिए जो फ्लक्स है उसका चेंज होना जरूरी है जो इस कॉइल से लिंक करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास में जो राइट आंसर है वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6 है रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज, कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है? स्टूडेंट्स, एक्चुअली में हमारी बुक इन्फॉर्मेशन है, आपकी बुक पे इस चैप्टर के टॉपिक का एक टेबल बना होगा, वहाँ पर आप इस वैल्यू को वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है ये होती है 1.54 इंटू 10 टू द पावर -8 ओहम मीटर। तो हमारा आंसर बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन स्टार मूव्स टुवर्ड्स द अर्थ द शिफ्ट इज नॉन एज। जब कोई स्टार जमीन की तरफ मूव करते है तो वो कौन सी शिफ्ट अपेयर करेगा? रेड शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट? स्टूडेंट्स, अब देखो जब कोई स्टार जमीन की तरफ मूव करता है ना, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ्स होती हैं वो कंप्रेस होती हैं, यानी कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करती है। वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेगी तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की वो इंक्रीज करती है। अब हम जानते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो ब्लू की होती है। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो क्या करेगा, रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा, और ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। यानी कि अगर कोई स्टार टुवर्ड्स द अर्थ मूव करेगा तो वो हमेशा ब्लू शिफ्ट शो करेगा, जिसमें हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट होता है, और इसकी वेवलेंथ कम होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और ये फिनोमेना इंडिकेट करता है कि हमारी जो यूनिवर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा ब्लू शिफ्ट, यानी कि अल्फा। बट स्टूडेंट्स, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि व्हेन अ स्टार मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, तो जब वो ज़मीन से दूर जाएगा तो उस केस में हमारे पास में आती है रेड शिफ्ट, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी, और विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे पास में जो एक्स्ट्रा वेवलेंथ होती है वो होती है रेड कलर की। तो जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो रेड की तरफ शिफ्ट होगा, और ये शो करेगा कि हमारी जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रही है। ब्लू शिफ्ट इंडिकेट करता है कि यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और रेड शिफ्ट इंडिकेट करेगा कि जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रही है। तो ये दोनों बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है एंगल एट विच मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अचीव। वो कौन सा एंगल है जहाँ पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम होती है? स्टूडेंट्स, ये वैसे बेसिकली इन्फॉर्मेशन बेस्ड है, आपको वैसे पता भी होना चाहिए कि वो कौन सा एंगल है, पर इसको फिर भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जानते हो कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको फॉर्मूलाज भी साथ साथ रिवाइज होते जाएं। तो आप देखो यहाँ पे अगर हमें चाहिए मैक्सिमम रेंज, तो उसके लिए साइन ऑफ 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, जो कि 1 के इक्वल होगी। तो अगर आप वहाँ से थीटा कैलकुलेट करोगे ना तो वो आएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हमारे पास में वो एंगल है जहाँ पर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो मैक्सिमम होती है, और इसका फॉर्मूला होता है vi² डिवाइडेड बाय g। तो अगर अपने बेसिक फार्मूले के अंदर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ आर मैक्सिमम को, तो हमारे पास में रेंज और मैक्सिमम रेंज का रिलेशनशिप बनेगा r इज इक्वल टू आर मैक्स साइन ऑफ 2 थीटा। तो ये इसका भी एक रिलेशनशिप है जिसको आपने यहाँ पर याद रखना है। तो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होती है? तो एंगल होता है 45 डिग्री। स्टूडेंट्स, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे पास में ऑप्शन में 45 का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, देन आप क्या करोगे, आप वो ऑप्शन चूज करोगे जो 45 के सबसे ज़्यादा करीब होता है। ठीक है, तो ये बात मैंने जहन में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एटम्स इन द गैसियस स्टेट। जब एटम्स हमारे पास में गैसियस स्टेट में होते हैं
तो वो कौन सा स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स आप ये बात जानते हो कि एटम्स की वजह से जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है उसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा या फिर लाइन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्यूरिंग द रबिंग ऑफ हैंड्स, जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है। स्टूडेंट्स आप ये बात जानते हो कि जब हम अपने हैंड्स को रब करेंगे तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि हैंड्स का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज करता है। और आप ये बात भी जानते हो कि जो इंटरनल एनर्जी है इसका टेम्परेचर के साथ में डायरेक्ट लिंक होता है। द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमारे हैंड्स का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्क डन इज पॉजिटिव इफ द एंगल इज। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है। स्टूडेंट्स हम ये जानते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई एंगल बने जिसको हम थीटा का नाम दे सकते हैं, तो जो वर्क डन है वो बराबर होता है एफ डॉट डी, जिसको मैं लिखता हूँ एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स आप ये जानते हो कि कॉज थीटा की जो वैल्यू है ये डिटरमाइन करती है कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब ये जीरो होता है। तो अगर हमारा एंगल जो है वो 0 से 90 के दरमियान में हो, यानी कॉज 0 की वैल्यू होती है +1 और कॉज 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 और 90 के दरमियान जब एंगल होता है तो कॉज की वैल्यू पॉजिटिव आती है और वर्क डन हमेशा पॉजिटिव होता है। और अगर हमारा एंगल है वो 90 से ज़्यादा हो, 90 से 180 के दरमियान में हो, तो उस केस में जो वर्क डन है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वांटाइज्ड मोमेंटम वाज एक्सप्लेन्ड बाय। तो स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोहर। इन्होंने सबसे पहले दिया था आइडिया ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू बोहर वो ये कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होता है इट इज़ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जो कि बेसिकली कांस्टेंट है और ये n का मल्टीपल होता है। स्टूडेंट्स n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम लिखेंगे n इज अ नंबर जिसे हम क्वांटम नंबर का नाम देते हैं और उसकी वैल्यू होती है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है इस ऑर्बिट के अंदर वो n का इंटीग्रल मल्टीपल होता है और ये आइडिया सबसे पहले हमें दिया था बोहर ने। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम का इट इज बोहर, यानी कि बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इज जीरो। जो हमारी ईएमएफ है वो जीरो कब होती है, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज, जब कॉइल का प्लेन कैसा होगा। अब सुन देखो ये बात हो रही है बेसिकली एसी जनरेटर की। तो मैं एसी जनरेटर की बात करूं तो इसमें हमारे पास में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इसका फॉर्मूला होता है नवाब साइन थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थीटा है ना इट इज बेसिकली द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मल का मतलब होता है वेक्टर एरिया। अब देखो इसमें ये जो डायग्राम बनी हुई है आपके पास में, अगर ये कॉइल देखो तो मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल बनी हुई है। तो यहाँ पर इसका जो एरिया वेक्टर वो क्या बनेगा, बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास में एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल बनेगा 90 डिग्री। और जब हम बात करेंगे साइन ऑफ 90 की तो ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम आएगी। अगर आपने ईएमएफ को जीरो करना है तो आपके पास में एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। और ये एंगल जीरो तब बनेगा जब हमारी कॉइल घूम करके मैग्नेटिक फील्ड के बनेगी परपेंडिकुलर, तो उसका जो एरिया वेक्टर वो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, एंगल बनेगा 0 डिग्री और ईएमएफ हमारी जीरो हो जाती है। तो ईएमएफ को जीरो करने के लिए जो प्लेन ऑफ द कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो आपका आंसर बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन a एंड द रेडियस वेक्टर r इज। तो हमारे पास में रेडियस वेक्टर r और एक्सेलरेशन a के दरमियान कितना एंगल होता है। तो इसमें जब भी हमारे पास में सर्कुलर मोशन होता है तो उस केस में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि एंगुलर वेरिएबल्स, लीनियर वेरिएबल्स और सर्कल का रेडियस, ये तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे s और r और थीटा हो सकता है, यहाँ पर v r और ओमेगा हो सकता है, यहाँ पे a अल्फा और r हो सकता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा जो कि प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है और ये रेडियस के भी परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जिसे हम लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये हमेशा रेडियस और अल्फा के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास में है, एट व्हाट एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स द वर्क डन विल बी 50%,
वो कौन सा एंगल है जहाँ पे हमारे पास में जो वर्क डन है वो 50% होता है मैक्सिमम वर्क डन का। ऑप्शन देखो, हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें वर्क बता रखा है कि इट इज़ द 50% ऑफ मैक्सिमम वर्क, यानी कि 50% हमारा काम जो है वो डन हो गया है। तो 50% का मतलब ये है कि हमारा जो वर्क डन है वो हाफ हो चुका है। ठीक है, अब आप जानते हो कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे जो एफ डी है ना स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट करता है मैक्सिमम वर्क डन को। तो फॉर्मूला बनेगा W इज इक्वल्स टू W मैक्स कॉज ऑफ थीटा। अगर मैं यहाँ पे W की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करूँ W मैक्स बाई 2, तो W मैक्स के साथ W मैक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस साइड पे बचेगा हमारे पास में 1/2। अब क्योंकि हमें निकालना है थीटा, तो कॉज जब इस तरफ आगे डिवाइड हो तो बनेगा कॉज इनवर्स ऑफ 1/2, और कॉज इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। तो हमारे पास में जो वर्क डन है वो आएगा, थीटा जो है वो बनेगा 60 डिग्री, जहाँ पे वो 50% वर्क डन परफॉर्म करता है। तो जो राइट आंसर बनेगा आपका वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ बॉल विद मोमेंटम 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड hits a ball and bounces straight back without losing kinetic energy. The change in momentum of the ball is। अब सुनिए इसमें हो क्या रहा है कि इसने कोई काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करी। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो कुलैयन है यहाँ पर वो इलास्टिक कुलैयन है, यानी कि एक दीवार है, उसमें एक बॉल को मारा विद वेलोसिटी v, वो बॉल दीवार को टकराएगी और टकराने के बाद बाउंस बैक करेगी विद सेम वेलोसिटी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर उसे बोला जाए कि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, तो उसमें हम लिखेंगे ये होगा हमारे पास में 8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, जो कि हमें गिवन है यहाँ पर, या देखो। लेकिन जैसे ही बॉल वापस आएगी, क्योंकि इसमें कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हुआ, तो उसका सेम मोमेंटम होगा लेकिन वो नेगेटिव में होगा। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास आएगा -8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हमें चाहिए चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज आप जानते हो कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारे पास में -8 और इनिशियल भी हमारे पास में 8 के इक्वल है, तो -8 और -8 ये बनेगा -16 न्यूटन सेकेंड्स, जो कि एक्चुअल में मोमेंटम का यूनिट है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर विच एंगल मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स रेंज। अब देखो इसमें कंडीशन क्या बताई है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो मैक्सिमम रेंज का हाफ है। अब इसमें हमने करना कुछ नहीं, बस इनके फॉर्मूलाज को रिप्लेस करना है और इसकी कंडीशन लगा के इसको आगे हल करो तो आपका एंगल आ जाता है। अब देखो यहाँ पे हाइट का फॉर्मूला आप जानते हो, ये होता है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, जबकि रेंज का फॉर्मूला होता है VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या स्टूडेंट्स कि VI के स्क्वायर से VI का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये 2g से यहाँ पर ये 2 और ये g क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। लेफ्ट साइड पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, और राइट साइड पे क्या है, साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा को हम क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला आपने यूज भी किया होगा पहले। अब यहाँ पे देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा हो गया कैंसिल आउट, और ये कॉस थीटा जो है जब दूसरी जगह तो क्या करेगा, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास में जब आप साइन को कॉस पर डिवाइड करोगे तो ये बनेगा टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 2 जो है। अब हमें यहाँ से चाहिए थीटा, तो टेन जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 2, और टेन इनवर्स ऑफ 2 जो है स्टूडेंट्स ये तकरीबन बराबर होता है 63 डिग्री के। तो ये बात आपने याद रखनी है कि 63 डिग्री हमारे पास में वो एंगल है जहाँ पर हाइट मैक्सिमम रेंज का हाफ होती है। तो आपका आंसर बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 18 है, एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज, कि हमारी जो मिनटों वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना एंगल स्वीप करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, इसका एक शॉर्टकट है बड़ा ज़बरदस्त जो आपने याद रखना है। वो किसी भी टाइम के लिए अगर आपको एंगल निकालना तो वाला शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो थीटा बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक, इसका फॉर्मूला होता है आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 11/2। ऑप्शन देखो यहाँ पे कि हमारे पास मैंने बोला कि जो मिनटों वाली सुई है वो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, यानी कि आवर्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0, उसने हमें बताया ही नहीं है। तो अगर हम आवर्स को 0 कर दें और 30 से करें मल्टीप्लाई, और मिनट की वैल्यू कितनी है 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 11/2 से, तो 0 को 30 से किया तो ये बनेगा 0, और 11/2 को 1 से करो तो बनेगा 11/2। अगर आप 11 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर आएगा 5.5। तो थीटा बनेगा -6 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। अब अगर हमारा आंसर आता है नेगेटिव के अंदर,
तो आपने नेगेटिव को हमेशा इग्नोर कर देना है। इसका कोई इनकी यहाँ पे लॉजिक नहीं, इसका मतलब कि हमारी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो रही है सिर्फ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नेगेटिव को इग्नोर करें तो हमारा एंगल बनेगा 6 डिग्री। अगर आप इसको करना चाहते हो उसमें रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे पाई ओवर 180 से, तो इसका आंसर आएगा पाई बाय 30 रेडियंस। तो रेडियंस में आपने निकालना है तो पाई बाय 30, और अगर डिग्रीज में चाहिए तो ये बनेगा 6 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर बनेगा अल्फा। तो ये वाला इसका शॉर्टकट है जिसको आपने यूज करना है और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सॉलिड्स के अंदर साउंड की स्पीड ज़्यादा क्यों होती है? स्टूडेंट्स अब देखो, मैं बात करूँ ना स्पीड ऑफ साउंड की, तो इसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाय रॉ। यहाँ पर जो ई है ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जो रॉ है ये कहलाता है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। अगर हम बात करें ना सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स के लिए ये दोनों फैक्टर्स हाई होते हैं। सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, उनके मॉलिक्यूल्स का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये ज़्यादा होता है, जबकि गैसेस का सबसे कम होता है। तो हमारे पास में साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा और गैसेस में सबसे कम होती है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो ये होगा बीटा, बिकॉज ई बाय रो अंडर रूट जो है वो स्पीड ऑफ सॉलिड है, और ई बाय अंडर रूट रो जो है ये हमारे पास में स्पीड ऑफ एयर है। तो सॉलिड के अंदर साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग and is oscillating on a horizontal frictionless surface if the maximum displacement of the body is 20 cm, जो कि उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है, and the spring constant is 20 न्यूटन पर मीटर, what is the acceleration of the body? स्टूडेंट्स अभी बात जानते हो कि जो एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है के ओवर एम के। तो इसके हम सोल्यूशन में जाएंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, उसका मैग्नीट्यूड बेसिकली, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में के डिवाइडेड बाय एम, और जो एक्स है वो वैसे का वैसा जो कि उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करूँ तो स्टूडेंट्स के वैल्यू देखो इसने मैं बता रखी है 10, और मैस की वैल्यू हमारे पास में के की वैल्यू उसने हमें बता रखी है स्प्रिंग कांस्टेंट वो है 20 न्यूटन पर मीटर, और जबकि मैस की वैल्यू हमारे पास में कितनी बता रखी है उसने 10 किलोग्राम, तो ये बन गया 20 बाय 10, और एक्स की वैल्यू हमारे पास में है 20 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 20 बाय 100, तो ये बनेगा मीटर के अंदर। अब यहाँ से आप देखो इस जीरो से एक जीरो कट गया, फिर यहाँ पर जीरो के साथ में एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बाय 2 बन गया 4, और 4 को आप करोगे 10 पर डिवाइड तो आपका आंसर आएगा 0.4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन एसी फ्लोज थ्रू अ कैपेसिटर। जब किसी कैपेसिटर में से एसी को फ्लो करवाया जाता है तो कितना फेज शिफ्ट आता है करंट और वोल्टेज का। तो स्टूडेंट्स आपने ग्राफ्स पढ़े होंगे कि हमारे पास में करंट और वोल्टेज का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है इन केस ऑफ कैपेसिटर। इसमें जो करंट है वो हमेशा लीड करता है, जबकि जो वोल्टेज है वो हमेशा लैग करता है। अगर वोल्टेज जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो जो करंट है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। तो कैपेसिटर के केस में जो करंट है वो हमेशा लीड करता है, जिसको वेक्ट्रिकली हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि अगर आप एक हॉरिजॉन्टल वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो तो यहाँ पे जो करंट है वो लीड करेगा और जो वोल्टेज है वो लैग करेगा, और इनके दरमियान जो फेज चेंज है वो होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो आप इसके बारे में याद रखनी है। तो 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 भी कह सकते हैं, तो आपका राइट आंसर बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स इंक्रीजेज 2 टाइम्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को 2 टाइम इंक्रीज करें देन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकम, तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या बन जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो होता है U इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए डी। यहाँ पर जो ए डी है इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। अब इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि U का E के स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 टाइम इंक्रीज करेंगे तो अब देखो 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, तो जो एनर्जी है वो हमारी 4 टाइम इंक्रीज करेगी। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर है वो बनेगा डेल्टा।
मीन्स के क्वाड्रपल हो जाएगी, वो 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है 60 किलोग्राम मैन एब्जॉर्ब्स लीथल whole body equivalent dose of 200 rem with RBC factor 10. Energy absorbed by it will be, हमें इसकी एनर्जी निकालनी है। स्टूडेंट्स इसी तरह का सेम एक क्वेश्चन हमने किया था, वो जो BU MHS वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इससे पहले लेक्चर में, वहाँ पर भी एक क्वेश्चन इस टाइप से था। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में RB फैक्टर उसने बता रखा है, और हम जानते हैं कि इक्विवेलेंट डोज जो होती है इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी कुछ डाटा पहले आप देख लो। RB फैक्टर हमारे पास में 10 है, मैस उस बंदे का 60 किलोग्राम है, और इक्विवेलेंट डोज उसने बता रखी है 200 रैम। जो रैम है वो इसका नॉन ऐसा यूनिट है, और इसका ऐसा यूनिट होता है सिवर्ट, और 1 सिवर्ट 100 रैम के बराबर होता है। तो 200 रैम क्या मिलकर बनाएंगे 2 सिवर्ट। और आप जानते हो इक्विवेलेंट डोज का फॉर्मूला होता है डोज मल्टीप्लाई बाय RB फैक्टर। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डोज है इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास मल्टीप्लाई बाय RB फैक्टर वैसे का वैसा। अगर हमने इसकी एनर्जी करनी है कैलकुलेट, इनके ई हमने करना है कैलकुलेट, तो जो मैस है वो इक्विवेलेंट डोज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और RB फैक्टर यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। इक्विवेलेंट डोज की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, वो 2 सिवर्ट है, मैस बॉडी का 60 किलोग्राम, और RB फैक्टर हमारे पास में 10 है। तो यहाँ पे 0 के साथ में 0 हो गया कैंसिल आउट, और 6 2 बार होता है 12, तो आंसर आएगा 12 जाउल, यानी कि आपका जो डेल्टा ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है a transformer used 220 voltage line and delivers 22 ampere at 1800 volts। यानी कि हमारा एक ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट की लाइन से 22 एम्पियर डिलीवर करता है, और वो कनेक्टेड है 1800 वोल्ट पे। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, वो लाइन से कितना करंट निकालेगा, यानी प्राइमरी करंट क्या होगा वो हमें बताना है, अगर उसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% है। इसमें हम ये बात जानते हैं कि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी एफिशिएंसी 100% हो उसे आइडियल ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। और एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पावर इनपुट बराबर होती है पावर आउटपुट के, यानी कि इसको यूँ लिखते हैं IPVP प्राइमरी पावर इज इक्वल्स टू ISVS यानी कि सेकेंडरी पावर। स्टूडेंट्स यहाँ से हमें निकालना है कि वो लाइन से कितना करंट ड्रॉ करेगा, यानी प्राइमरी करंट कितना होगा। यहाँ पे IP आपको करना है कैलकुलेट, तो फॉर्मूला इसकी आप रेशियो भी बना सकते हो यहाँ से IP ओवर IS और VS ओवर VP, यानी करंट का पोटेंशियल के साथ में यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है जब पावर कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए IP, तो फॉर्मूला बनेगा VS ओवर VP वैसे वैसा, और IS यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। अगर VS की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास में है सेकेंडरी वोल्टेज, वो है 1800 वोल्ट्स, और जो हमारे पास में वो ट्रांसफार्मर जो लाइन यूज़ कर रहा है वो हमारे पास में इतनी है 220 वोल्ट, और जो हमारा करंट डिलीवर हो रहा है वो है 22 एम्पियर, तो इसको कर दिया मल्टीप्लाई। अब से देखो यहाँ पे एक जीरो के साथ में एक जीरो हो गया कैंसिल आउट, 22 के साथ में 22 भी क्या हो गया कैंसिल आउट, तो बचेगा यहाँ पर 180, तो आपका आंसर आएगा 180 एम्पियर्स, यानी कि बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है सोमैटिक इफेक्ट कॉजेज। स्टूडेंट्स हमारे पास में जो रेडिएशन है इनके दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक इफेक्ट्स और एक होते हैं जेनेटिक इफेक्ट्स। सोमैटिक इफेक्ट्स हमारे पास में ऐसे होते हैं जो कि लो एनर्जी रेडिएशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, और इसकी वजह से जो बॉडी में इन्फेक्शन होता है उसे हम जल्दी क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन जेनेटिक इफेक्ट्स वो होते हैं जो हमारी जीन्स की केमिस्ट्री को अल्टरनेट कर सकते हैं और हमारे बॉडी में म्यूटेशन की वजह बनते हैं। इनको पास ऑन होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये जनरेशन टू जनरेशन पास हो सकते हैं। तो उसने बोला कि सोमैटिक इफेक्ट क्या करते हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे इफेक्ट जो जल्दी ठीक हो जाते हैं उन्हें हम सोमैटिक का नाम देते हैं। देखो हमारे पास गिवन ऑप्शन है जीन डिफॉर्मेशन, ये जेनेटिक इफेक्ट है, क्रोमोसोम्स डिफॉर्मेशन ये जनरेशन टू जनरेशन पास करेगा तो ये भी जेनेटिक इफेक्ट है, आई बर्न ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास में सोमैटिक में आ जाते हैं वैसे, और स्किन बर्न ये दोनों हमारे पास में सोमैटिक इफेक्ट्स में आएंगे, क्योंकि टेम्परेरी होते हैं दोनों बाद में ठीक भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका सी और डेल्टा दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे। वैसे यहाँ पे जो की थी आपकी इस पेपर की उसमें इसका ऑप्शन सी लगा हुआ था, तो स्किन बर्न एंड आई बर्न्स ये दोनों सोमैटिक ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है अ नॉर्मल पर्सन कैन हेयर साउंड वेव्स रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, द मैक्सिमम वेवलेंथ इज। स्टूडेंट्स आपसे वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है
वो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक जाती है और हमें बताना है कि मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होती है। स्टूडेंट्स अभी बात जानते हो कि स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ पे हम जो स्पीड ऑफ साउंड करेंगे ना कंसीडर नॉर्मल पर्सन के लिए, नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर वो होती है 340 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी है उसको अगर मैं रिलेट करूँ इससे तो बनता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। हमें लेमडा मैक्सिमम निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा v ओवर एफ। अब देखो यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी आप कौन सी यूज़ करोगे, जो मिनिमम होगी। अगर इसकी वैल्यूज पुट करें तो बनेगा लेमडा इज इक्वल टू वी की वैल्यू 340 है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 20 हर्ट्ज। तो जीरो के साथ जीरो कट गया, 34 को 2 पे करो डिवाइड, तो आंसर आएगा 17 मीटर। तो हमारे पास में जो मैक्सिमम वेवलेंथ है उस वेव की वो 17 मीटर होनी चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ देन कंडक्टेंस विल बी। स्टूडेंट्स अगर हम लेंथ को डबल करें, एरिया को हाफ करें तो कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आप निकालोगे रेजिस्टेंस। आप जानते हो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लेंथ को कर रहे हैं डबल और एरिया को हाफ कर रहे हैं, तो जो न्यू रेजिस्टेंस वो बनेगी रो 2l ओवर ए बाई 2। अब यहाँ पे ये वाला जो 2 है वो ऊपर आके क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 2 बाई 2 4। तो आर प्राइम विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रो एल ओवर ए, जो कि इनिशियल रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो आर प्राइम विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर बनेगा। ये हमारा हो गया न्यू रेजिस्टेंस जब हम लेंथ को डबल और एरिया को हाफ करते हैं। उसने हमसे पूछा है कंडक्टेंस का। तो आप जानते हो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमारी रेजिस्टेंस 4 टाइम ज़्यादा हो रही है तो जो कंडक्टेंस है वो 4 टाइम डिक्रीज करेगी। तो जो न्यू कंडक्टेंस है वो होगी g बाय 4 के इक्वल, यानी कि 1/4 ऑफ ओरिजिनल, या फिर आप कह सकते हो कि इट विल डिक्रीजेज 4 फोल्ड्स। तो हमारा जो न्यू आंसर है वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 28 है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ व्हील increases from 100 revolution per second to 300 rps in 10 सेकेंड। हमारा जो व्हील है उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 100 से 300 और हमें बताना है द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो वो 10 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सबसे पहले निकालोगे इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि मिनिमम 100 है और मैक्सिमम 300 है और 10 सेकंड में ये टाइम लगा है। तो टोटल टाइम को आप टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी से पहले हम इसके निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एवरेज इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ डिवाइडेड बाय 2। ओमेगा आई हमारे पास में कितना है 100 और ओमेगा एफ कितना है हमारे पास में 300। तो 100 प्लस 300 बाई 2 तो ये बनेगा 400 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका आंसर आएगा 200 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, जो कि हमारी एवरेज वेलोसिटी है। अब हमें निकालना है उसका नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, यानी कि आपको थीटा कैलकुलेट करना है। तो थीटा का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टाइम्स टी, ओमेगा एवरेज इनटू टाइम। तो ओमेगा एवरेज कितना है हमारे पास में 200 और टाइम हमारे पास में है 10 सेकेंड। तो इसका आंसर आएगा 2000 रेवोल्यूशंस। तो आपका जो बनेगा राइट आंसर वो होगा डेल्टा। तो इस तरह से आप इसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास में है, a body of mass 1 kilogram is thrown with a velocity of 10 meter per second at angle of 60 degree with horizontal. Its momentum at the highest point will be। स्टूडेंट्स हमसे कहते हैं एक बॉडी है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इस बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मोमेंटम क्या होगा। स्टूडेंट्स बेसिकली केस हमारे पास में है प्रोजेक्टाइल मोशन का और हम ये बात जानते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, जिसे हम Vx का नाम देते हैं। तो अगर हम बात करें मोमेंटम की तो हम जानते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये बनेगा P इज इक्वल्स टू mv, जो कि Vx होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। अब आप जानते हैं x कंपोनेंट क्योंकि एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में, तो इसका जो x कंपोनेंट है वो बनेगा v cos थीटा। तो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला होगा P इज इक्वल्स टू mv cos थीटा इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो मास की वैल्यू हमारे पास में है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी हमारे पास में है 10 मीटर पर सेकेंड और थीटा हमारे पास में है 60 डिग्री। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आएगा, जबकि कॉज ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2 और जब हम 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर है वो बनेगा डेल्टा।
क्वेश्चन नंबर 30 है CV of a gas is 8 calories per Kelvin per mole. Find CP by CV. Assume R is equals to 2 calories per Kelvin per mole. स्टूडेंट्स उसने हमें R की वैल्यू बता रखी है जो कि जनरल गैस कांस्टेंट है. उसने हमें CV की वैल्यू बता रखी है जो कि मोलर हीट कैपेसिटी होती है एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, और हमें CP बाई CV की रेशियो फाइंड करनी है. तो स्टूडेंट्स CV तो हमारे पास में है लेकिन CP हमारे पास में नहीं है, तो सबसे पहले हम CV फाइंड करेंगे. आप जानते हो कि CP माइनस CV जो है वो R के इक्वल होता है. आपको CP फाइंड करना है तो फॉर्मूला बनेगा CP इज इक्वल टू R प्लस CV, यानी कि ये वाला CV जो है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा. इसमें वैल्यूज पुट करो तो R की वैल्यू हमारे पास में 2 के इक्वल है, जबकि CV की वैल्यू हमारे पास में 8 है, तो आंसर आएगा 10 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल. अब आपको चाहिए रेशो, तो रेशो में क्या करेंगे, CP और CV की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे. CP हमारे पास में 10 है जबकि CV हमारे पास में जो है वो 8 के इक्वल है, तो 10 को जब आप 8 पे डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1.25. तो जो हमारा एग्जैक्ट आंसर तो उसमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो इसकी जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो बनेगा चार्ली, यानी कि 1.2. क्वेश्चन नंबर 31 है इफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ मैन सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज 1 सेकेंड, देन पीरियड ऑफ 16m विल बी. अगर एक पर्सन है जिसका टाइम पीरियड है स्प्रिंग के साथ जब वो हैंग करता है तो वो है 1 सेकेंड, अगर उसका मैस 16 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए तो उसका न्यू टाइम पीरियड कितना होगा. स्टूडेंट्स एक्चुअली में ये केस बनेगा मैस स्प्रिंग सिस्टम का, जिसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ मैस डिवाइडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट. तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास में जो टाइम पीरियड है इसका अंडर रूट ऑफ मैस के साथ में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. तो ये बनेगा T इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मैस. स्टूडेंट्स अगर हम मैस को 16 टाइम इंक्रीज करें तो 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, तो जो टाइम पीरियड है वो पहले से 4 टाइम ज़्यादा होगा, तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 32 है द इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर फॉर ईच डिग्री राइज अबव 0 डिग्री सेल्सियस इज. कि अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से एक डिग्री करके इंक्रीज करें तो हर डिग्री इंक्रीज करने पर जो स्पीड ऑफ साउंड इसमें कितना फ़र्क आएगा, कितनी इंक्रीज करेगी. तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर T, इसका फॉर्मूला होता है Vt इज इक्वल्स टू V0 प्लस 0.61 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर. यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है उसमें 0.61 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट होगा. V0 होता है 332, ये कांस्टेंट है, और हर डिग्री इंक्रीज करने पर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो 0.61 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करेगी या फिर 61 सेंटीमीटर पर सेकंड इंक्रीज करेगी. तो आपको जो राइट आंसर यहाँ पर है वो बनेगा डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 33 है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय. कैपेसिटर में स्टोर होने वाली जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है. तो उसमें इसके 4-5 फॉर्मूलाज हैं जो आपने सारे के सारे याद रखने हैं, डायरेक्ट आपसे पेपर्स में पूछे जाते हैं. तो एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है हाफ QV. अगर हम यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करें CV तो फॉर्मूला बनेगा हाफ CV स्क्वायर. अगर हम यहाँ पर V की वैल्यू रिप्लेस करें Q ओवर C तो फॉर्मूला बनेगा हाफ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय C. तो बेसिक फॉर्मूलाज हमारे पास में 3 बनते हैं. फिर इसके बाद आता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r E स्क्वायर इंटू AD, और यहाँ पर जो AD है वो हमारे पास में इस कैपेसिटर का वॉल्यूम कहलाता है. तो यहाँ पे हमारे पास में अगर हम गिवन ऑप्शंस की बात करें तो जो राइट आंसर है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का वो बनेगा अल्फा. क्वेश्चन नंबर 34 है इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल द थंब इंडिकेट्स. फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा थंब है वो क्या इंडिकेट करता है. स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन बताता है इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF की इन अ जनरेटर. और ये कुछ इस तरह से होता है कि अगर हमारा जो थंब है वो हो फोर्स की डायरेक्शन में और हमारी जो फर्स्ट फिंगर है ये हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो जो हमारी सेकंड फिंगर है ये इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को. तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन केस ऑफ AC जनरेटर. तो यहाँ पे जो हमारा थंब है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को. तो
राइट आंसर बन गया हमारा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन परफेक्ट इलास्टिकुलेशन। एक परफेक्ट इलास्टिकुलेशन में क्या होता है? इसमें हम जानते हैं कि एक इलास्टिकुलेशन ऐसी कुलेशन होती है जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, उसका टोटल मोमेंटम और टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहते हैं या कांस्टेंट रहते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है बाय डेफिनेशन वो बनेगा डेल्टा। जबकि ऐसी कुलेशन जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना हो जबकि मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व हो, वो कहलाती है इन इलास्टिक कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 36 है, two stones 10 kilogram and 50 kilogram fall through the 80-meter high cliff। दो पत्थरों को हमने 80 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया है। Which stone will have greater velocity at the bottom? तो जब ये दोनों जमीन पर पहुंचेंगे तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमें उसने हाइट बता रखी है, हमें उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि वो कितनी होगी। इनिशियली इसको हम फ्री फॉल करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी, जबकि जी हमें पता है। तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं या तो फर्स्ट इक्वेशन या फिर थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट में देखो तो अब टाइम इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे टाइम हमारे पास में नहीं है तो हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2gh। थोड़ा सा मॉडिफाई किया है इसको। अब आप ये फॉर्मूला देख सकते हो कि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो मैस पर इंडिपेंडेंट है, वो मैस पर डिपेंड नहीं कर रही। तो अगर मैं दोनों स्टोन्स को सेम टाइम में रिलीज करूँगा तो वो ज़मीन पर सेम टाइम में पहुँचेंगे विद सेम वेलोसिटी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ मच वर्क इज डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन पुलिंग अ स्टोन ऑफ वेट 10 न्यूटन फ्रॉम टॉप ऑफ 250 मीटर हाई क्लिफ टू द फुट ऑफ द क्लिफ। तो कहते हैं हमारे पास में 10 न्यूटन की वेट हमारे पास में है। अगर मैंने इसको 250 मीटर की हाइट तक लेके जाना है उसके बॉटम से, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास में एक्चुअल में स्टोन का जो वेट है वो 10 न्यूटन है, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर है। एंड सेकेंडली जितनी डिस्टेंस मैंने इसको ट्रेवल करवानी है अपवर्ड डायरेक्शन, जितने मैंने इसको खींचना है, जो कि इसकी हाइट के बराबर होगा, वो है 250 मीटर। ये मेरा डिस्टेंस है। तो जब हम उसको खींचेंगे, पुल करेंगे, तो जो स्टोन है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा, एंगल 0 बनेगा और वर्क हमारा मैक्सिमम होगा जो कि बराबर होता है एफ इंटू डी के। तो एफ की वैल्यू हमारे पास में स्टूडेंट्स 250, जबकि डी की वैल्यू एफ की वैल्यू हमारे पास में 10 है, जबकि डी की वैल्यू हमारे पास में 250 है। जब इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2500 जाउल्स। तो राइट आंसर बनेगा आपका चार्ली। क्वेश्चन नंबर 38 है, इफ बाय सम फिनोमिना द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू 1/2 ऑफ इट्स प्रेजेंट साइज देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स। वो कहते हैं कि अगर हमारी जो अर्थ है वो अपने प्रेजेंट रेडियंस से कॉन्ट्रैक्ट होती है हाफ, तो उसका जो न्यू पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तो इसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। यहाँ पे जो G जो है वो एक कॉन्स्टेंट है, जबकि जो कैपिटल M है वो है मैस ऑफ द प्लैनेट, जो स्मॉल m है यह है मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और R हमारे पास में है रेडियस ऑफ प्लैनेट या फिर अर्थ। अब आप देख सकते हो कि U का R के साथ में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर हमारी अर्थ कॉन्ट्रैक्ट होती है और उसका जो साइज है वो हाफ हो जाता है, यानी कि जो रेडियस है वो हाफ होता है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि आर के कम होने से जो यू है वो इंक्रीज करेगा। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर है वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 39 है, इफ टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। दो कैपेसिटर्स हैं जिसको हमने पैरेलल में जोड़ा है और हमें बताना है कि इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी। स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड अप टू सो ऑन। सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर ये होता है सीरीज का तो फिर हम इसके रेसिप्रोकल्स को सम करते हैं, यानी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। अगर ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है तो फॉर्मूला आपका बनेगा C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर्स हैं इसलिए इसमें अगर वैल्यूज को रिप्लेस करूं तो C1 की वैल्यू 2 और C2 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरड है। अगर इसको आप एडअप करोगे तो आपका आंसर आएगा 8 माइक्रोफैरड। तो हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पावर ट्रांसफर विल बी मैक्सिमम व्हेन। स्टूडेंट्स हमारे सर्किट में ना कोई भी पावर उस वक्त मैक्सिमम ट्रांसफर होती है
जब लोड रेजिस्टर सबसे कम होता है। अब हम जानते हैं कि सर्किट में दो टाइप की रेजिस्टेंस होती है, एक होती है सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस और एक होती है सर्किट की एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम तो चेंज नहीं कर सकते, वो तो हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन जो एक्सटर्नल रेजिस्टर होता है जिसे हम लोड भी कहते हैं वो कम कर सकते हैं। तो जब हमारे पास में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल के बराबर होगी यानी कि कम होगी, तो हमारे पास में जो सर्किट में पावर ट्रांसफर होती है वो मैक्सिमम पावर होगी। तो इसलिए कंडीशन क्या है कि R शुड बी इक्वल टू R। अगर हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के बराबर हो तो हम सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करते हैं, और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है E² डिवाइडेड बाय 4R। यहाँ पर जो E² है ये हमारी बेसिकली EMF होती है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 41 है, द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन so as to oppose the cause that produce it. The statement is, स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। ये किसकी स्टेटमेंट है? तो आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ लेंजेस लॉ, कि जो कॉज है वो जो क्वांटिटी जनरेट होती है, जो इंड्यूस करंट या ईएमएफ है, वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है जिससे वो बनता है। और ये बेसिकली हमारा लेंजेस लॉ है जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 42 है, a wire is stretched so that its radius of cross section becomes half, then resistance of the wire will be। अब यहाँ पे केस हो रहा है स्ट्रेचिंग का। तो जब भी हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका शॉर्टकट आपने याद रखना है कि जो न्यू रेजिस्टेंस है वो बराबर होती है R/n² के, सॉरी n की पावर 4 के। और n की पावर 4 तब होती है जब हम उसके रेडियस को चेंज करते हैं। जब वायर का रेडियस चेंज होता है तो हमारे पास में ये वाला शॉर्टकट यूज करना है। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे अगर वो कहते हैं इसकी लेंथ डबल होगी है तो उसका फॉर्मूला होता है R' इज इक्वल टू n² इंटू L, क्योंकि लेंथ के साथ उसका डायरेक्ट लिंक होता है, एरिया, डायमीटर या फिर रेडियस, इनके साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये बनेगा R' इज इक्वल टू R/n की पावर 4। अब वो कह रहे हैं कि हमने n को कर दिया 1/2, तो 1/2 की पावर 4 स्टूडेंट्स कितना होता है? तो 1 की पावर 4 ये तो 1 ही आएगा, लेकिन 2 की पावर 4 जो है स्टूडेंट्स ये होता है 16R। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/16 तो 16 ऊपर आके हो गया मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में जो न्यू रेजिस्टेंस है वो इनिशियल का 16 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास में है, इन अ रिपल टैंक 40 वेव्स पासिस टू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड। यानी कि एक रिपल टैंक से एक पॉइंट से 40 वेव्स पास करती हैं 1 सेकंड में, तो नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड ये एक्चुअली में हमारे पास में हो गया इसका फ्रीक्वेंसी। फिर कहता है इफ़ द वेवलेंथ ऑफ वन वेव इज 5 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास में जो लैम्डा है वो 5 सेंटीमीटर हो, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव, तो हमें v निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास में v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वेव स्पीड फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारे पास में कितनी आ रही है, तो वह है 40, लैम्डा हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो आप यहाँ पे 0 के साथ में 0 हो गया कैंसिल आउट, 5 एक बार 5, 5 दो बार 10, और जब हम 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड। या देखो यहाँ पे क्या किया उसने कि 5 को 40 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 200, और डिनोमिनेटर में 100 है, तो 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकंड। तो जैसे आपको इजी लगे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, वॉट एवर, सिंपल कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जॉल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, कि हमने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसमें सिस्टम को हीट सप्लाई करी, एंड एट द सेम टाइम 150 जॉल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो जो हमारा सिस्टम है वो 150 जॉल का वर्क करता है। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय, तो हमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बतानी है। स्टूडेंट्स जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो एक्सपैंड करता है, जिनके वर्क डन इज बाय द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में दोनों पॉजिटिव होंगे, और बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम जानते हैं द हीट सप्लाइड जो है वो बराबर होती है इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। हमें डेल्टा यू फाइंड करना है, तो डब्ल्यू इस तरफ आगे हो गया माइनस का, तो जब हमारे पास में डब्ल्यू माइनस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू
Q माइनस W। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 400, और जो हम वर्क कर रहे हैं सिस्टम पर वो कितना है 150 जाउल। तो 400 माइनस 150 आंसर आएगा 250 जाउल। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू इट्स हाइट। वो कहते हैं कि वो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जहाँ पर रेंज जो है वो हाइट के बराबर होती है। देखो कंडीशन क्या बता रहा है कि रेंज और हाइट आपस में बराबर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज करेंगे जो होता है r tan थीटा इज इक्वल टू 4h। इसे हम कलेक्टिवली पढ़ते हैं रतनो चोर है। रतन मतलब r tan थीटा और चोर है का मतलब है 4h। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि जो r है वो h के इक्वल है। अगर मैं r को h से रिप्लेस करूँ तो h के साथ h हो गया कैंसिल आउट, बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू 4। थीटा हमें निकालना तो बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4, और tan इनवर्स ऑफ 4 होता है 76 डिग्री। तो आपने ये जो फॉर्मेट इसका है tan इनवर्स ऑफ 4 इसको भी याद रखना है, जो कि tan इनवर्स ऑफ 4 76 डिग्री होता है। तो हमारा राइट आंसर बनेगा यहाँ पर डेल्टा, जो कि 76 डिग्री है। ये वो एंगल है जहाँ पे हाइट और रेंज हमारे पास में सेम होती है। इसके अलावा आपसे और भी बहुत से क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं कि वो कौन सा एंगल है जहाँ पे हाइट या फिर जो रेंज है वो √3 टाइम्स ऑफ हाइट के बराबर होगा, या वो कौन सा एंगल है जहाँ पे हाइट रेंज का हाफ होगा, एंड सो ऑन। ऐसे डिफरेंट सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो ये शॉर्टकट आप इसमें याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, a 10 Newton force moves on a body around a circular path of radius 50 cm. What is the work done completing in one revolution? तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना वर्क होता है, इसमें आप जानते हो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है FD cos ऑफ थीटा। अगर मैं रेवोल्यूशन की भी बात करूं तो पूरे रेवोल्यूशन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 0, तो मेरा वर्क तो 0 आएगा यहाँ पे। बट अगर आप इसको फर्दर देखो, जबकि बड़ी सर्कल में मूव करती है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर फोर्स लगती है। तो एंगल बनेगा 90 डिग्री, और कॉज ऑफ 90 कितना होता है 0। तो अगर थीटा 90 की वजह से कॉज 90 0 होगा तो वर्क भी हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 जाउल। तो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन चाहे वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, कोई वर्क डन नहीं होता, तो वर्क हमेशा 0 रहता है, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर लगती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, which of the following is true concerning the diagram below? इसमें से बेसिकली 2019 का एक MCQs है जो कि किरचॉफ्स लॉज के रिलेटेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। अब यहाँ पर देखो हमारे पास में इसने 5 वायर्स दिखा रखी हैं। एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, दूसरी वायर हमारे पास में जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2, और तीसरी हमारे पास में वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है I3। अब ये तीनों करंट जो है वो टूवर्ड्स द पॉइंट जा रहे हैं, इसे कहते हैं इनकमिंग करंट। बल्कि I4 एंड I5 ये दोनों करंट जा रहे हैं अवे फ्रॉम द पॉइंट, इन्हें कहेंगे आउटगोइंग करंट। तो किरचॉफ लॉज के अकॉर्डिंग एक जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट उस जंक्शन से अवे भी जाता है, यानी कि तमाम करंट्स का जो सम है एट अ सिंगल पॉइंट वो हमेशा 0 होता है। तो इसे लिखेंगे सिग्मा I इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट रूल भी कहते हैं। अब देखो इसमें अगर मैं बनाऊँ इसकी इक्वेशन, तो जो इनकमिंग करंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि आउटगोइंग करंट हमेशा नेगेटिव होता है। तो I4 और I5 दोनों आउटगोइंग है तो इसे लिखेंगे माइनस में, जबकि बाकी तीनों के आएंगे हमारे पास पॉजिटिव। तो इस लिहाज से हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें I4 और I5 नेगेटिव है जबकि बाकी तीनों पॉजिटिव है, तो यही हमारा राइट आंसर है, तो ये बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 48 है, when a beta particle is emitted out of any nucleus its atomic number। स्टूडेंट जब कोई बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो एटम के एटॉमिक नंबर पर क्या फ़र्क पड़ता है। स्टूडेंट अब देखो बीटा इक्वेशन की जो जनरल इक्वेशन है बीटा डिके की वो होती है एक्स ए जेड इज इक्वल टू, जब एक्स एलिमेंट बीटा रेडिएशन एमिट करेगा तो बीटा को एमिट करने की वजह से एक नया डॉटर एलिमेंट बनेगा जिसका मैस नंबर तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर में 1 टाइम इंक्रीमेंट हो जाती है। तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो 1 टाइम इंक्रीज करेगा। अब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का रीज़न क्या होता है कि बीटा के उस वक्त होता है जब हमारे न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन के अंदर। तो
तो जब प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी तो आपका जो एटॉमिक नंबर है वो पहले से बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास में इसका रीज़न है कि न्यूट्रॉन की प्रोटॉन में कन्वर्ट होने से नेगेटिव बीटा पार्टिकल एमिट होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर 1 टाइम इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास में है, अ मैग्नेट इज पास थ्रू अ सोलेनॉइड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज शोन इन द फिगर। तो हमें ये बताना है कि इस कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी। स्टूडेंट्स अब देखो, जैसे ही ये मैग्नेट इस कॉइल में से पास करेगा तो मैग्नेट के पास करने से ये मैग्नेट से अवे जाना शुरू कर देगा जैसे इसको क्रॉस करेगा। अब पहले हम देखते हैं कि जब ये मैग्नेट इसके इन हो रहा है यहाँ से, तो फिर क्या होगा। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ जब इसके करीब जाएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स के इंक्रीज होने से इस कॉइल के अंदर बनेगी इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, जो हमारे इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। जिसको अपोज करने के लिए इसके सामने यहाँ पर बनेगा नॉर्थ पोल और यहाँ पे बनेगा साउथ। अगर हमारा ऑब्जर्वर बैठा हो यहाँ पे और यहाँ पे बनता है नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल बनने की वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वाई से एक्स की तरफ जब हमारा मैग्नेट इसमें एंटर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मैग्नेट के इंटर होने वाला सिर्फ एक ही केस है जिसमें वो डायरेक्शन डिस्कस कर रहा है एक्स टू वाई, जो कि रॉन्ग है। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए हमारे पास में वाई से एक्स की तरफ होनी चाहिए। अब सेकंड केस में ये पॉसिबिलिटी है कि जब हमारा मैग्नेट इसको लीव करेगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो जब हमारा मैग्नेट स्क्वायर को लीव कर रहा है तो इसका साउथ पोल इससे दूर जा रहा है, तो कॉइल में फ्लक्स कम होगा, तो कॉइल इसको अपोज करेगी, इसको रोकेगी। तो कॉइल इसको रोकने के लिए क्या करेगी, फटाफट से अपना नॉर्थ पोल इस साउथ के करीब लेके आएगी, जबकि साउथ पोल जो है वो उससे अवे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा ऑब्जर्वर बैठा है मैग्नेट साइड पे जहाँ से मैग्नेट इंटर हुआ था, तो ऑब्जर्वर के सामने कौन सा पोल बन रहा है, साउथ पोल। अगर ऑब्जर्वर के सामने साउथ पोल होगा तो करंट हमेशा क्लॉकवाइज फ्लो करता है, और जब ऑब्जर्वर के सामने नॉर्थ पोल हो तो करंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस कॉइल के अंदर जो करंट होगा वो हमेशा क्लॉकवाइज फ्लो करेगा जब इसको हम लीव करेंगे, यानी कि एक्स टू वाई व्हेन मैग्नेट लीव्स द सोलेनॉइड। तो हमारा जो राइट आंसर स्टूडेंट्स वो बनेगा यहाँ पर अल्फा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस जीरो हो तो उसमें करंट क्या होगा। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि बाय ओहम्स लॉ करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू V ओवर R। अब देखो इसने बोला कि रेजिस्टेंस को हमने जीरो कर दिया, तो अगर मैं R को जीरो पुट करूं तो बनेगा I इज इक्वल टू V ओवर जीरो। और अगर किसी नंबर को हम जीरो पे डिवाइड करें तो उसमें वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि इसे हम इन्फिनिटी का नाम दे सकते हैं। तो हमारा जो करंट है वो इनफाइनाइट होगा, तो हमारा राइट आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 51 है, what happens to the pressure of a sample of a helium gas when temperature changes from 200 Kelvin to 400 Kelvin। इसमें हमारा जो टेम्परेचर है यहाँ पे वो आप कह लो कि अगर पहले 200 था तो बाद में 400 हो गया, कि आप कह सकते हैं हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा डबल हो रहा है। विद नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स अब देखो, हमने पढ़ी थी आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि होती है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ भी कह सकते हो उसको आप यहाँ पे, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। या फिर आप यहाँ यूज़ कर सकते हो आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है PV इज इक्वल टू NRT। NR वैसे ही कांस्टेंट है, V हमारे पास में कांस्टेंट है, तो P का टेम्परेचर से डायरेक्ट लिंक बनेगा, जिसे हम चार्ल्स लॉ भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप प्रेशर टेम्परेचर को डबल करोगे तो आपका जो प्रेशर है वो भी डबल हो जाएगा, यानी ये 2 टाइम इंक्रीज करेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 52 है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव एंटीनोड्स इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स एंटीनोड्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें दो स्टेशनरी वेव्स की, तो इसमें वो पॉइंट्स जो जीरो डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं उन्हें नोड्स का नाम दिया जाता है, और वो पॉइंट्स जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट शो करते हैं उन्हें एंटीनोड्स का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स किसी भी दो कंसेक्टिव एंटीनोड्स के दरमियान या फिर नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होता है लैम्डा बाय 2, जबकि एक नोड और उसके नियरेस्ट एंटीनोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो होता है लैम्डा बाय 4। तो दो कंसेक्टिव एंटीनोड्स का जो डिस्टेंस है वो होगा लैम्डा बाय 2। तो आपका राइट आंसर बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अ frictionless inclined plane at a height of 5 meter. If it is released, what will be its velocity at the bottom of the inclined plane? एक बॉडी है जिसको मैंने 5 मीटर की हाइट पे रखा है, जब उसको हम रिलीज करेंगे तो उसके पास में कितनी वेलोसिटी होगी बॉटम पे। चलो देखो, जब वो हाइट पर तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी है,
जब उसको हम रिलीज करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो यहाँ पर लॉस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। काइनेटिक का फॉर्मूला होता है 1/2mv² और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है mgh। दोनों साइड से m से m हो गया कैंसिल आउट, 2 इस तरफ आगे हो गया मल्टीप्लाई, तो बनेगा v इज इक्वल्स टू √2gh। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो g की वैल्यू 10 यूज कर लेते हैं और इसकी वैल्यू 5 है। 5 2 ज़ा 10 और 10/10 बनेगा 100 और 100 का 100 होता है 10 मीटर पर सेकंड, तो हमारी जो स्पीड है वो बनेगी 10 मीटर पर सेकंड, तो आपका जो राइट आंसर वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 54 है अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज पासिंग थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 2 मिली हेनरी, एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। स्टूडेंट्स हमें बतानी है एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, आपको करंट और उसकी इंडक्टेंस पता है, तो इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर इंडक्टर का 1/2 Li²। इंडक्टेंस हमारे पास में है 2 मिली हेनरी, जबकि करंट हमारे पास में है 2 एम्पेयर, तो 2 का स्क्वायर आ गया। अब देखो यहाँ पे इस वाले 2 से ये 2 हो गया कैंसिल आउट, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आंसर आएगा 4 मिली जाउल, तो हमारा राइट आंसर है डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 55 है वन व्हील हैज अ डायमीटर ऑफ 30 इंचेस and the second wheel has a diameter of 20 inches. The first wheel travel at a certain distance of revolution in 240 revolutions. तो हमारा जो फर्स्ट व्हील है वो 240 revolutions कंप्लीट करता है। In how many revolutions did the second wheel travel the same distance? तो सेम उतना डिस्टेंस सेकंड व्हील कितने रेवोल्यूशन में कंप्लीट करेगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखोगे जब इसको आप सॉल्व करोगे ना, क्योंकि फर्स्ट व्हील का डायमीटर ज़्यादा है तो उसके रेवोल्यूशन जो है वो 240 रेवोल्यूशन बनते हैं कोई डिस्टेंस कवर करने के लिए, और जो सेकंड व्हील है उसका डायमीटर कम है तो वो 240 से ज़्यादा रेवोल्यूशन लगाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम है, 10 का डिफरेंस है, तो ये हमारे पास में ऑलमोस्ट 360 बनेगा। वैसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, वैसे गैस आउट भी कर सकते हो कि अगर, तो वैसे सॉल्व भी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में पड़ा है S इज इक्वल्स टू आर थीटा, जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d/2 और थीटा वैसे का वैसा। अगर मैं ऐसे थीटा और d का रिलेशनशिप देखूँ, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि d दूसरे जाकर डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ से मैं इसकी रेशियो बनाऊँ तो बनेगा θ2 डिवाइडेड बाई θ1, क्योंकि हमें सेकंड का रेवोल्यूशन फाइंड करना है, इज इक्वल टू d1/d2। इनवर्स रिलेशन फॉर्मूला बन गया हमारे पास में। इसमें अगर मैं वैल्यूज को रिप्लेस करूँ तो θ2 हमें चाहिए, θ1 कितना है 240, d1 जो है वो 30 इंचेस है और d2 हमारे पास में 20 इंचेस है। यहाँ पर 0 से 0 हो गया कैंसिल आउट, और जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 160 रेवोल्यूशंस, यानी कि 24 जब यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई, तो जब आप सबको सॉल्व आउट करोगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा इसका 2 आ जाएगा, तो आपका ये बन गया राइट ऑप्शन। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे बनेगा θ2 यानी कि 160 रेवोल्यूशन, तो आपका राइट आंसर आएगा बीटा। अब फर्दर इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि 12 12 3 बार 36, बल्कि सॉरी 160 नहीं बनेगा, ये बनेगा 360 रेवोल्यूशंस पर मिनट, सॉरी 360 रेवोल्यूशन सिर्फ, तो ये थोड़ी एरर होगी इसके अंदर, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। और इसका आंसर जो है वो 160 की बजाय क्या बनेगा 360, क्योंकि सेकंड व्हील का डायमीटर कम है तो इसके जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है वो ज़्यादा होंगे, तो 360 इसका आंसर आएगा। और इसको सॉल्व एक बार फिर से कर लीजिएगा, अगर समझ में ना आई हो इस बात की तो इसको कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी को हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स ने एक बॉल को हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, हम जानते हैं कि मैक्सिमम हाइट पर जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो हमेशा 0 होती है। जब इसको हमने थ्रो किया है इनिशियली तो इसकी वेलोसिटी वी आई होगी, जो कि 20 गिवन है, हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ की वैल्यू 0 है, वी आई की वैल्यू 20 गिवन है, जी की वैल्यू जब बॉडी अपवर्ड जाती है तो -10, और टाइम हमें करना है कैलकुलेट, ये माइनस का 10 इधर आगे हो गया प्लस का 10t, और 10 को जब डिवाइड करेंगे 20 के साथ तो आंसर आएगा 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में जो बॉल है वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी, तो आपका राइट आंसर बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 57 है अ mass m has a constant acceleration a. What is true about force F applied on it?
एक बॉडी में ए का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, कांस्टेंट है, तो फोर्स के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सब देखो, हम जानते हैं बाय न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू m में, यानी कि एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि हमारी जो फोर्स है वो भी क्या होगी, यहाँ पे कांस्टेंट होगी। अ कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट नॉट जीरो। तो आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 टू 800, और इसको 200 से 800 करें, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर से 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 200 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 बनेगा। देन व्हाट वुड बी द चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम? तो उसका चेंज ऑफ प्रेशर क्या होगा कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर? स्टूडेंट्स, ये हम जानते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया है, PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे उसने कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की है, nR वैसे कांस्टेंट है, तो प्रेशर का टेम्परेचर से डायरेक्ट लिंक बनेगा। अगर हमारा टेम्परेचर 4 टाइम इंक्रीज हुआ है तो जो प्रेशर है वो भी 4 टाइम इंक्रीज करेगा, तो आपका जो राइट आंसर है वो बनेगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 59 है, इफ वायर हैविंग करंट 10 एम्पियर हैज 3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द डबल ऑफ डिस्टेंस? वो कहते हैं कि अगर 3 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड बनता है जब 10 एम्पीयर का करंट गुजरेगा, तो जब हम डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब से देखो, हम बात जानते हैं कि हमारे पास में एक स्ट्रेट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। अब देख सकते हैं कि B का R के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर मैं R को डबल करूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा, तो 3 का हाफ 1.5 टेस्ला होता है। तो अब लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड विल रिड्यूस टू हाफ, यानी कि जो राइट ऑप्शन है वो बनेगा आपका अल्फा। डबल करने का मतलब कि 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो B है वो 2 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स अप्रोक्सीमेटली? तो 5 हाफ लाइफ के बाद में कितनी अमाउंट जो है वो बाकी बचेगी? इसमें सब जानते हो कि रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इसका फॉर्मूला होता है N इज इक्वल्स टू N नॉट डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर N। N नॉट हमारे पास में होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, और जो स्मॉल n है ये हमारे पास में होता है, सॉरी, N नॉट होता है ओरिजिनल क्वांटिटी, और N हमारे पास में होता है नंबर ऑफ द हाफ लाइफ्स। अगर हम इसमें स्मॉल n की वैल्यू पुट करें, जो कि 5 हमें उसने बता रखी है कि 5 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, तो बनेगा N इज इक्वल्स टू N नॉट डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 5, और 2 रेज टू द पावर 5 स्टूडेंट से बराबर होता है 32 के। अब हम इसकी परसेंटेज डिफाइन करनी है, तो इसको 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3.33% ऑफ N नॉट। तो ओरिजिनल क्वांटिटी का 3.3% जो है वो बाकी बचेगा, तो अप्रोक्सीमेटली हमारा राइट आंसर है वो अल्फा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg absorbs 10 joule of radioactive radiation, then absorbed dose of radiation in RAD is? स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डोज की, तो डोज का फॉर्मूला होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। एनर्जी हमारे पास में कितनी है, सॉरी, एनर्जी हमारे पास में कितनी गिवन है यहाँ पे 10 जाउल, और मास में कितना गिवन है 2 किलोग्राम। तो 10 को 2 पे डिवाइड करो तो हमारा आंसर आएगा 5 ग्रे। स्टूडेंट्स, ग्रे हमारे पास में SI यूनिट है एब्जॉर्ब्ड डोज का, और एक ग्रे जो है वो 100 RAD के बराबर होता है, तो ये बनेगा 500 RAD। हमारा जो राइट आंसर है वो बनेगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 62 है, अ स्क्वायर कॉइल ऑफ 16 सेंटीमीटर हैज़ 200 टर्न्स। एक स्क्वायर टाइप की कॉइल है जिसका रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर, एक साइड जिसकी है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके 200, रोटेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.05 टेस्ला। If the peak EMF is 12 volts, what is the angular velocity of the coil? इसमें से बेसिकली बात हो रही है जनरेटर की, और जनरेटर में जो EMF जनरेट होती है उसका फॉर्मूला होता है नवाब साइन थीटा, और अगर मैक्सिमम EMF की बात करें तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम मीन के 1 होती है, तो फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू नवाब। अब हमें ओमेगा करना है कैलकुलेट, तो ओमेगा का फॉर्मूला बनेगा NAB, इधर आके डिवाइड हो गया, EMF ओवर NAB बन जाएगा। अब जो हमारा एरिया है ना, क्योंकि स्क्वायर कॉइल है तो ये होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, नहीं लेंथ का स्क्वायर एक्चुअल में होता है। अगर आप इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करो तो देखो क्या बनता है, EMF हमारे पास में कितनी है 12 के इक्वल,
जो उसने बता रखी है। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास में कितने हैं 200। फिर देखो लेंथ उसकी 16 सेंटीमीटर, तो मैं लिख सकता हूँ 16/100, और फिर से मैंने क्या लिख दिया 16 डिवाइडेड बाय 100, और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.05 टेस्ला। स्टूडेंट सर मैं 0.05 को देखूँ तो इसमें लिख सकता हूँ 5 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, तो ये 100 बन गया। अब यहाँ पर देखो इसका ये वाला 0 2 0 से क्या हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। बाकी आप इसको हल करो तो ये जो डिनोमिनेटर में 200 है ये क्या करेंगे ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गए, तो ये बन गया 12 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से ये 5 बच गया यहाँ पे, ये वाला 5, और यहाँ पर ये आ गया 10, तो ये बन गया 5 2 ज़ा 10, और ये 16, और ये 16 वैसे का वैसा आ गया यहाँ पे। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा क्या, जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ पे एक 0 के साथ एक 0 कट गया, ठीक है, और 4 3 बार 12, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या बच गया यहाँ पे 4 आ गया हमारे पास में। अब आप 16 को 4 से कर दो मल्टीप्लाई, और उसको डिवाइड कर दो 3000 से, तो हमारे पास में जो आंसर है वो फर्दर बनेगा 47 रेडियंस पर सेकंड। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा चार्ली, ठीक है। तो सर इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना है, अगर इसमें कहीं पे आपको भी कैलकुलेशन एरर आए नज़र तो उसको हाईलाइट जरूर करना है, और अगर समझ में ना आए क्वेश्चन तो भी पूछना है आपने। तो राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे 47 रेडियंस पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63 है, if length of a seconds pendulum is L, then the length of pendulum having a period of 1 second will be। स्टूडेंट्स में क्या कहते हैं कि सेकंड्स पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसकी लेंथ L के इक्वल है। अगर हमारा टाइम पीरियड 1 सेकंड हो तो उसकी लेंथ क्या होगी। आप जानते हो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g, यानी कि जो टाइम पीरियड है वो रूट ऑफ लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसमें यहाँ पे बनाएंगे इसकी रेशो, तो आप बनाओगे T2/T1, यानी जो सेकंड वाला है उसको पहले वाले से डिवाइड करोगे, और इसी तरह से लेंथ का अंडर सेकंड का फर्स्ट से डिवाइड हो रहेगा। अब इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करो तो जो सेकंड केस में हमारा टाइम पीरियड वो है 1 सेकंड का, और फर्स्ट टाइम जो टाइम पीरियड था वो था 2 सेकंड, क्योंकि सेकंड पेंडुलम में, तो ये बनेगा 1/2। सेकंड केस की जो लेंथ है L2 वो हमने करनी है कैलकुलेट, और फर्स्ट केस की जो लेंथ है यानी L1 वो किसके बराबर थी L के इक्वल। अब इनके लेंथ जो है उनका अंडर रूट आ रहा है, तो ये बनेगा दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो, तो 1/2 का स्क्वायर बनेगा 1/4, और इसकी ये जो साइड है राइट हैंड साइड यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 1/4 इज इक्वल टू L2/L आ रहेगा। अब यहाँ से जो लेंथ है ये हो गया सिर्फ आगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास में जो L2 है वो बराबर आएगा L/4, यानी कि अगर हम लेंथ को 4 टाइम रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड बनेगा। तो जो राइट आंसर आपका है वो बनेगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 64 है, इन RLC सीरीज सर्किट एट a resonance the voltage R, L and C are 10 volt, 30 volt and 30 volt respectively, then applied voltage will be। स्टूडेंट्स कहते हैं रेजोनेंस के ऊपर हमारे पास में 3 वोल्टेजेस हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का, जिसकी वैल्यू उसने 10, 30 और 30 बता रखी है रिस्पेक्टिवली। तो कौन सा ऑप्शन जो यहाँ पे करेक्ट होगा, कौन सा वोल्टेज होगा रेजोनेंस के ऊपर। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स के रेजोनेंस के केस में जब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है तो कैपेसिटर और इंडक्टर की अपोजिशन एक दूसरे के बराबर हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, और हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ सर्किट में रेजिस्टिव बिहेवियर बचता है, इनके सिर्फ रेजिस्टर बचता है, और रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आती है वो हमारे पूरे सर्किट की वोल्टेज ड्रॉप होती है, जिसको हम VR का नाम देंगे। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन में रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है, तो हमारा जो आंसर है वो बनेगा 10 वोल्ट। स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की टोटल डिस्कशन ऑफ ऑल MCQs। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहे, एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो आपके लिए ज़रूर यूजफुल होंगे। तो इसमें से अगर कहीं भी आपको कोई मिस्टेक नज़र आती है, कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आती, कोई इशू आता है, या कोई भी आप सजेशन देना चाहो तो उसे कमेंट्स में ज़रूर हाईलाइट किया करें। जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।